वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या प्रभास अपनी नेक्स्ट फिल्म में प्ले करेंगे लॉर्ड राम का कैरेक्टर? कंगना रनौत ने गवर्नमेंट से की रिक्वेस्ट टू टेक बैक करण जौहर्स पद्मश्री. फिल्म मेकर महेश भट्ट ने सेक्सुअल अब्यूज केस में रिलीज की स्टेटमेंट. लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्मर मैनेजर ने लगाए सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स पर सीरियस एलिगेशंस. शाहरुख खान संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में बनना चाहते थे बाजीराव. शाहरुख खान संजय लीला भंसाली के बॉल्ड होने की शर्त को मानने के लिए भी हो गए थे तैयार. लेकिन संजय लीला भंसाली की एक खास आदत की वजह से शाहरुख खान नहीं कर पाए इस फिल्म में काम और ये फिल्म रणवीर सिंह के पास चली गई. बाजीराव मस्तानी डेफिनेटली संजय लीला भंसाली के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स है और इस फिल्म ने रणवीर सिंह के करियर को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर दिया था. लेकिन शाहरुख खान भी इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे और शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था आखिर वो संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में काम क्यों नहीं कर पाए. शाहरुख खान ने कहा, संजय हैज दिस रियली बैड हैबिट ऑफ कमिंग टू कास्ट मी इन अ फिल्म 3 days बिफोर ही इज शूटिंग. शाहरुख खान को ये फिल्म संजय लीला भंसाली शूटिंग के 3 दिन पहले ऑफर करने गए थे और उसी दौरान शाहरुख खान को एक शैम्पू कमर्शियल शूट करना था जिसकी डेट्स उन्होंने पहले से ही दे रखी थी और संजय लीला भंसाली चाहते थे कि शाहरुख खान इस रोल के लिए तुरंत बॉल्ड हो जाएं और 3 दिन के अंदर शूट शुरू कर दें. लेकिन शाहरुख खान अपने कमर्शियल कमिटमेंट को तोड़ना नहीं चाहते थे और ये फिल्म फिर रणवीर सिंह के हाथों में चली गई. शाहरुख खान हमेशा से कहते आए हैं कि संजय लीला भंसाली के लव फॉर आर्ट को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा उनके साथ काम करने के लिए तैयार भी रहते हैं. लेकिन संजय लीला भंसाली जिस तरह अचानक उन्हें फिल्म ऑफर करते हैं उनके लिए उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर पाना हो जाता है मुश्किल. वैसे शाहरुख खान के प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से रणवीर सिंह को उनके करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स मिल गई थी. रणवीर सिंह आज भी मानते हैं कि संजय लीला भंसाली के साथ रामलीला और फिर बाजीराव मस्तानी में काम करके उनका करियर न्यू हाइट्स पर पहुंच गया. वैसे बाजीराव मस्तानी के बाद भी कई बार ऐसी न्यूज आई है कि संजय लीला भंसाली के साथ शाहरुख खान किसी फिल्म पर काम कर सकते हैं, लेकिन अब तक फैंस को ये गुड न्यूज सुनने के लिए नहीं मिली है. कंगना रनौत का फियर्स अटैक ऑन बॉलीवुड जारी है. कंगना रनौत ने अपने 2 डिफरेंट ट्वीट्स में करण जौहर और आमिर खान को किया है स्लैम. कंगना रनौत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो करण जौहर के पद्मश्री अवार्ड को वापस ले लें और कंगना रनौत ने इसके पीछे कई वजह बताई हैं. पॉइंट नंबर 1, कंगना रनौत ने कहा करण जौहर ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन्हें इंटिमिडेट किया और इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहा. पॉइंट नंबर 2, कंगना रनौत का कहना है कि करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत के करियर को सैबोटेज करने की कोशिश की. पॉइंट नंबर 3, कंगना रनौत का एलिगेशन है कि करण जौहर ने उरी बैटल के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया.
पॉइंट नंबर 4, करण जौहर ने बनाई है एंटी नेशनल फिल्म अगेंस्ट आवर आर्मी। कंगना रनौत का अटैक ऑन करण जौहर दिन ब दिन फियर्स होता जा रहा है। हाल ही में जब कंगना रनौत से सोशल मीडिया पर करण जौहर के साथ चल रहे उनके अटैक पर सवाल किया तो कंगना रनौत ने उस यूजर को लिखा, माई इशू इज नॉट करण जौहर एंड हिज मिनियंस आर्मी, माई इशू इज देयर प्रेजुडिसेस, harassment, humiliation of outsiders, small town people, and abuse of power. My issue is not their mediocrity, but their insecurity with exceptional talent. I am only trying to awaken them to our pain. इससे पहले कंगना रनौत ने गुंजन सक्सेना बायोपिक में इंडियन एयरफोर्स के पोर्ट्रेयल पर भी करण जौहर को क्वेश्चन करते हुए ट्वीट किया था। वैसे कंगना रनौत आमिर खान की काफी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब कंगना रनौत ने आमिर खान को स्लैम किया है फॉर मीटिंग टर्किश फर्स्ट लेडी। दरअसल टर्की ने हाल फिलहाल इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर कई बार स्लैम किया है, स्पेशली ऑन कश्मीर इशू। यही वजह है आमिर खान अपनी मीटिंग की वजह से नेटिजन्स के निशाने पर है। और अब कंगना रनौत ने आमिर खान के लिए ट्वीट करते हुए लिखा है, This is definitely worrying on many levels. For India, Amir Khan isn't just an actor. He participates and involves himself with this nation on many levels. He is a very big icon. He is coming across as a hypocrite. Now he must explain his actions because many are hurt. अपने इस ट्वीट से पहले कंगना रनौत ने आमिर खान के एक पुराने इंटरव्यू कोट को लेकर आमिर खान को टारगेट करते हुए कहा था, हिंदू प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू मुस्लिम। ये तो कट्टरपंथी है। आउटकम ऑफ अ मैरिज इज नॉट जस्ट अ ब्लेंड ऑफ जीन्स एंड कल्चर्स बट इवन रिलीजन्स। बच्चों को अल्लाह की इबादत भी सिखाएं और श्री कृष्ण की भक्ति भी। यही सेक्युलरिज्म है ना? At आमिर खान। कंगना रनौत का अटैक ऑन सेलेब्स दिन ब दिन फियर्स होता जा रहा है और फिलहाल कोई भी कंगना रनौत के अटैक का जवाब नहीं दे रहा है। सुपरस्टार प्रभास ने की अपनी नेक्स्ट एपिक फिल्म आदि पुरुष की अनाउंसमेंट। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद प्रभास के फैंस नजर आए सुपर एक्साइटेड। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास ने मंडे इवनिंग फिल्म मेकर ओम राउत के साथ अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और तभी से काउंटडाउन शुरू हो गया था फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रभास's नेक्स्ट फिल्म। और ट्यूसडे मॉर्निंग फाइनली जब प्रभास ने अपनी 22nd फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट लुक रिवील किया तो उनकी 22nd फिल्म के लिए प्रभास के फैंस भी नजर आए काफी एक्साइटेड एंड दे आर ऑलरेडी शोइंग लव टू दिस एपिक फिल्म। The tagline of the movie reads, Celebrating the victory of good over evil. हालांकि आदि पुरुष के बारे में फिलहाल कोई डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि इस फिल्म में प्रभास लॉर्ड राम का रोल प्ले करेंगे। In the first look poster of Adi Purush, we can see the lead character holding a bow in the center and a Hanuman-like figure is also seen in the background holding Gada. On a closer look, रावण के 10 सिर भी इस पोस्टर में देखे जा सकते हैं। अगर ये फिल्म रामायण से इंस्पायर्ड है तो इस फिल्म में होगी ensemble कास्ट और अब सभी को इंतजार है कि इस फिल्म में रावण का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया जाएगा, जबकि तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और बाकी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा। रिपोर्टेडली इस 3D फिल्म की शूटिंग 2021 में शुरू हो सकती है और मेकर्स 2022 तक इसकी रिलीज की प्लानिंग भी कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि फिल्म के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने अपने पहले से स्केड्यूल्ड प्रोजेक्ट्स को भी होल्ड कर दिया है, as the makers want to shoot the film abroad, which won't be possible for some time amid the pandemic. प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस फिल्म के बारे में रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था,
I grew up on tales rooted in our history and mythology. My father, Gulshan Kumar, was a devotee of Shiva, Ram and Mata Rani. And for me, this is a way of carrying his dream forward. Om and I too have pushed 2 of our films to a later date. This includes an action thriller with Kartik Aaryan because it needs to be shot in a particular country and it's hard to make travel plans right now. But I can assure you that there is no stopping Adipurush. Well, Adipurush का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड कर रहा है एंड इट ऑल्सो शोज कि पैन इंडियन सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग किस हद तक है। प्रभास की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है that Saho made loads of money at the box office despite receiving scathing reviews. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बाहुबली के रिकॉर्ड को कोई फिल्म चैलेंज कर सकती है तो वो प्रभास की नेक्स्ट एपिक 3D एक्शन ड्रामा आदिपुरुष हो सकती है। जो आदमी समझाने वाला आदमी ये सब करेगा, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है। ये मर्डर है, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा उनके लिए। मैं जब वहाँ से मतलब निकला था तो इन लोग फिर उसके बाद आए, दीपेश ये सिद्धार्थ पिठानी ये सब जो है सब बाद में आए। वो दरवाज़ा कभी बंद करके सोते नहीं थे, ये मेन क्लू है। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्मर मैनेजर अंकित आचार्य ने टाइम्स नाउ के साथ एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन सामने आ रहे एक नए अपडेट के बारे में बात करते हुए कई क्लेम्स किए हैं और सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स पर शॉकिंग एलिगेशंस भी लगाए हैं। मैं जब वहाँ से मतलब निकला था तो इन लोग फिर उसके बाद आए, दीपेश ये सिद्धार्थ पिठानी ये सब जो है सब बाद में आए। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सबसे पहला बड़ा बात रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि उनको भैया को देखना, देखभाल करना। मैं जब रहता था तो वो दरवाज़ा कभी बंद करके सोते नहीं थे, ये मेन क्लू है। वो कभी दरवाज़ा बंद करके सोते नहीं थे एंड वो जब भी मतलब सोते थे दरवाज़ा खोल के सोते थे, क्योंकि मैं उनके बगल में सोता रहता था, क्योंकि 4 बजे उनको उठाना पड़ता था। तो ये सब बात है। मैं उनको हर 15-15 मिनट में जाके पूछता रहता था, भैया आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम। वो किताब पढ़ते रहते थे, गेम खेलते रहते थे, फिल्म देखते थे, MS धोनी फिल्म देखते रहते थे, अपने फिल्म देख के हंसते रहते थे। वो इतना अच्छा बढ़िया आदमी। तो उनको क्या है जिम्मेदारी कि उनको जब 14 जून को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वो किधर थे, वो भैया के पास क्यों नहीं गए, सुशांत भैया के पास क्यों नहीं गए। कम से कम अगर वो दरवाज़ा नहीं खोले, दरवाज़ा तो तोड़ सकते थे ना, दरवाजे क्यों तोड़े, चाबी को क्यों बुलाया गया, चादर से ढक दिया गया था। तो दीपेश बैग से खोल के मतलब वो रेडी था, कुछ छुपाना चाह रहा था। मैंने वो उसको गौर से देखा, कैप भी पहना हुआ था, ब्लैक कलर का वो टी-शर्ट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था और उसके बगल में बॉडी भी रखी हुई थी और एक बॉडी रखी हुई थी। एंड उसके जो बैग से मतलब एक्शन देख के ही मुझे लग रहा था कि कुछ वो जल्दी करके वो मतलब किसी को देना चाहता है वो बैग, तो वो बैग में ही सबूत हो सकता है। अंकित आचार्य का ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत could not have taken his life क्योंकि सुशांत खुद काफी पॉजिटिव पर्सन थे। सुशांत भैया तो उतना मतलब सुसाइड तो कर ही नहीं सकते, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत सालों से मैंने काम किया है। तो सुशांत भैया एक पॉजिटिव इंसान है, मतलब जो दूसरे को रोकते हैं ये सब करने के लिए कि ये सब मत करो, आगे चल के स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, ये सब करने से क्या फ़ायदा, मॉम डैड को तुम्हारा क्या होगा, तुम इकलौते हो, ऐसा करके समझाते रहते थे सबको। बट जो आदमी समझाने वाला आदमी ये सब करेगा, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है। Recalling his time working with सुशांत सिंह राजपूत, अंकित आचार्य ने सुशांत के बारे में कई बातें बताई। जब मैं था इधर सुशांत भैया के पास था, काफ़ी साल से मैं उनके साथ काम करते हुए आ रहा हूँ। मतलब मुझे मतलब छोटे भाई जैसे मानते थे मुझे एंड मतलब एक परिवार का सदस्य हो भी चुका था मैं उनके से। तो उनको जब मैं ऐसा था तो मतलब ऐसे कोई डिप्रेशन में कोई नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उनको डिप्रेशन होना। हाँ, बट बोले वो पोएम लिखते थे माँ के बारे में, और उनका जो माँ के बारे में जो पोएम लिखते थे वो रोते रहते थे। माँ को अफसोस तो कोई भी रो सकता है पोएम के लिए, तो वो मुझे समझाते थे भी ऐसा ये है पोएम में लिख रहा हूँ, मुझे समझाते रहते थे। एंड ये सब शेड्यूल होता था उनका कि अगले दिन क्या होने वाला है एंड कौन सा मतलब मीटिंग में जाना है, कौन सा शेड्यूल एक होता है, वो पहले से फ्यूचर से लिख के रखते थे कि हाँ इधर जाना है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि मतलब एक फैमिली है नॉर्मल पॉजिटिव आदमी ऐसे डिप्रेशन में जा सकता है। आई बिलीव, मतलब मुझे एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है ये। इस इंटरव्यू में अंकित आचार्य ने थ्रेट कॉल्स रिसीव करने की भी बात कही है। अब देखिए, मैं सुशांत भैया के लिए लड़ रहा हूँ, उनकी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ, तो बीच में टांग लड़ाने के लिए तो कोई भी आ जाते हैं, ठीक है, बट मैं उनसे डरता नहीं हूँ।
4 दिन पहले कोई एक कॉल आए थे मुझे, मालूम नहीं कहाँ से आए थे, मुझे मेरा ध्यान में नहीं है। जब मैंने कॉल रिसीव किया मॉर्निंग में तो मतलब गाली देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, धड़ाधड़ गाली देना स्टार्ट कर दिया। एंड फिर उसके बाद बोला कि तुम विटनेस मत बनो, मैं तुम्हें भी सुशांत कैसे मार दूंगा, ये वो। तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था उस समय, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक करके डिलीट मार दिया। मुझे उस समय दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं होता उस समय, तो मुझे एकदम ब्लैंक हो गया। और एक मुझे आया था मैसेज द्वारा मैसेंजर में कि ये पब्लिसिटी बंद करो, सुशांत को तुम मारने के बाद ऐसा मत करो, ये फ़ायदा मत उड़ाओ सुशांत को, ये सब बंद कर दो, ऐसा एक मैसेज आया। फिर मैंने लिखा कौन हो तुम, बट उसने रिप्लाई ही नहीं दिया। सीबीआई अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, सीबीआई जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। एंड सीबीआई सर अगर आएंगे तो मैं उनका हेल्प करूँगा। एंड मुझे भी शायद बहुत डर, मतलब अपने मन से भी मैं डरता नहीं हूँ, बट मैंने अपने मन से मैं डर लग रहा है कि कुछ मुझे भी कर दे, मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए। मैं भी एक सुशांत भाई के लिए लड़ रहा हूँ, कोई मुझे भी ना मार दे, तो मुझे एक डर लग रहा है, बट मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा उनके लिए। फिलहाल इस केस में बॉलीवुड स्टार्स से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और फैंस सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, while the ED continues their investigations into the financial aspects of the case. Latest update in Sushant Singh Rajput's case, Riya Chakraborty's lawyer Satish Mane Shinde has issued a statement to the media. इस स्टेटमेंट में सतीश माने शिंदे ने काफी रेवलेशंस किए हैं. Firstly, on the financial aspect that has been investigated by the ED in the case for so long, he has said that Riya Chakraborty has handed over all the necessary financial documents to the agencies, और उसमें से ये prove हुआ है that all the allegations that have been made against her are false. He has said that there is no transfer that has been made from Sushant's account to Riya's account. In addition to this, he has also said that Riya has always maintained that she wants to know the truth in this case, and she has no objection to the CBI inquiry as long as it is done in a fair and impartial manner. Adding that unless Maharashtra government gives a consent for the CBI inquiry, the case cannot be transferred to the CBI. एक और बात जो रिया के लॉयर ने इस स्टेटमेंट में कही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती कभी आदित्य ठाकरे से मिली नहीं है, ना ही कभी उन्होंने उनसे फोन पे बात की है. She just knows that he is a political leader. On the other hand, the ED officials investigated Sushant Singh Rajput's father yesterday in Delhi, and he still maintains that Riya Chakraborty siphoned off 15 crores from Sushant Singh Rajput's bank account. फिल्ममेकर महेश भट्ट ने सेक्सुअल अब्यूज केस में रिलीज की स्टेटमेंट. महेश भट्ट ने किया क्लैरिफाई कि उनका नाम और उनकी फोटो उनकी परमिशन के बिना की गई थी यूज. फिल्म मेकर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के डैडी महेश भट्ट आजकल जहां एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद सोशल मीडिया यूजर्स से मिलने वाले क्रिटिसिज्म और हेट कमेंट्स का सामना कर रहे हैं, वहीं उनका नाम एक और कंट्रोवर्सी से जुड़ गया है. दरअसल हाल ही में IMG वेंचर्स और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज के सीरियस एलिगेशन लगे थे, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस कंपनी ने अपने एक इवेंट के प्रमोशन के लिए महेश भट्ट का नाम यूज किया था. हालांकि महेश भट्ट पहले ही ये कह चुके हैं that he has nothing to do with the said company IMG Ventures, its promoter and their event Mr. and Miss Glamour 2020 that he has come under scandal. Recently, Mahesh Bhatt was summoned by National Commission for Women in relation to the case to record his statement, as his face and name was being used to promote the said event. और अब महेश भट्ट के होम प्रोडक्शन विशेष फिल्म्स ने उनके बिहाफ पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा है that his name was used without his consent. He has nothing to do with this said event or the sexual abuse case and has expressed his full cooperation. महेश भट्ट ने अब अपने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट में कहा है, I appeared before the Honorable Commission today in context of the complaint filed by N. Yogita Bhayana, founder of People Against Rapes in India, against Mr. Sunny Verma, promoter of the company IMG Ventures.
I was summoned to appear as my name and images were used by IMG Ventures for promotion of their event Mr. and Miss Glamour 2020, scheduled to be held in November 2020. आगे महेश भट्ट ने ये भी एक्सप्लेन किया है कैसे बिना उनकी परमिशन के इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने उनकी पिक्चर और नाम का इस्तेमाल किया था. I clarified to the Honorable Chairperson that while I was approached to attend this event as a chief guest, I had responded that in the current COVID-19 circumstances, I would not attend any event. I could give it a thought closer to November, depending on the circumstances at the relevant time. I have neither entered into an agreement nor received any monetary consideration for the event. Unfortunately, my name and images were picked up from social media and misused in relation to the event without my consent and authority. महेश भट्ट का नाम इस कंट्रोवर्सी में आने के बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था और उस वक्त भी उन्होंने इस तरह के किसी भी इवेंट से जुड़ने की न्यूज से इनकार किया था. लेकिन अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के प्रोएक्टिव स्टेप की महेश भट्ट ने तारीफ की है और उनका कहना है, एज अ फादर ऑफ 3 girls, I have the highest regard for the cause taken up by Miss Yogita and National Commission for Women and express my full cooperation for the crusade. लेकिन अब महेश भट्ट के इस स्टेटमेंट के बाद साफ हो जाता है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. Coming up on the show, नोरा फतेही ने किया क्लैरिफाई कि उनके सॉन्ग पछताओगे 2.0 का लुक नहीं है बियॉन्से से इंस्पायर्ड. नोरा फतेही का ये न्यू लुक बना एक कंट्रोवर्सी की वजह. फीमेल वर्जन ऑफ पछताओगे को लेकर उठे कुछ सवाल. क्या ये पूरा गाना हॉलीवुड सेंसेशन बियॉन्से के एक सॉन्ग से है इंस्पायर्ड? नोरा फतेही का न्यू सिंगल पछताओगे फीमेल वर्जन इंटरनेट पर लॉन्च होते ही बन गया है सुपरहिट. लॉन्च के 3 दिन बाद भी ये सॉन्ग कर रहा है यूट्यूब पर ट्रेंड और इस सॉन्ग को अब तक 1.4 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लेकिन अब नोरा का ये सुपरहिट सॉन्ग एक कंट्रोवर्सी में फंसता दिख रहा है. कुछ फैंस का कहना है कि नोरा फतेही का लुक बियॉन्से के सॉन्ग माइन के लुक से इंस्पायर्ड है. In the video, the actress is seen draped in a white cloak with few dancers dancing around her. This concept is similar to what's seen in Beyoncé's video. In a recent interaction with a leading daily, the diva was quizzed about the comparisons. लेकिन अब नोरा फतेही का इस पूरे एलिगेशन पर रिपोर्टेडली जवाब आया है और उनका कहना है कि सॉन्ग का इंस्पिरेशन उन्होंने बियॉन्से के सॉन्ग से नहीं लिया है. नोरा said that she is a huge fan of Beyonce and conceptualized the whole video herself, but her look is not inspired by Beyonce. She said that the outfit was inspired by Mother Mary, not her. वैसे नोरा फतेही का ये जरूर कहना है कि उनका दूसरा लुक ब्लैक स्वान से जरूर इंस्पायर्ड था. आज के इंटरनेट के जमाने में किसी के भी आर्ट को कॉपी नहीं किया जा सकता, एज नेटिजन्स किसी भी सिमिलैरिटी को तुरंत पॉइंट आउट कर देते हैं. वैसे नोरा फतेही के जवाब से साफ है कि उन्होंने खुद इन लुक्स को डिजाइन किया है और जहां क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो उसे एक्सेप्ट कर रही हैं. वैसे लास्ट ईयर विकी कौशल के साथ रिलीज हुआ नोरा फतेही का ओरिजिनल पछताओगे सॉन्ग आज भी उनके फैंस का फेवरेट है. पछताओगे सिंगल के व्यूज की बात करें तो इस सॉन्ग को 42 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. ऐसे में लगता है मेकर्स ने पछताओगे के इसी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए ये नया सॉन्ग फीमेल वर्जन में रिलीज किया है. नोरा फतेही ने अपने स्पेशल सॉन्ग्स और सिंगल से बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बना ली है और डांस के मामले में फिलहाल उन्हें कोई बीट करता बॉलीवुड में नहीं दिखता.